अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने हमें पश्चिमी चिकित्सा की पहली महिला डॉक्टर दी, भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला पायलट दी, और जो कभी इतना शानदार था कि सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू ने अपना देश बनाने के लिए इसी की राजधानी से प्रेरणा ली थी? आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा राज्य है जहां आज पूरे देश के 4 लाख भिखारियों में से 1 लाख भिखारी अकेले सिर्फ उसी की सड़कों पर हैं? वो कौन सा राज्य है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज 28 राज्यों में से 27वें नंबर पर गिर चुका है? और वो कौन सा राज्य है जहां एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अस्पताल के अंदर ही दरिंदगी होती है? और वहां की महिला मुख्यमंत्री कहती हैं कि लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका जवाब भी है पश्चिम बंगाल। आज जब भी बंगाल का नाम आता है तो हमें एसएससी घोटाला, बेरोजगारी, संदेश खाली और आरजी कर की खौफनाक तस्वीरें याद आती हैं। आखिर दुनिया को रास्ता दिखाने वाला सोनार बंगला आज इस गहरे अंधेरे में कैसे खो गया? एक समय का सबसे समृद्ध और औद्योगिक राज्य आज विकास के मामले में एकदम तल पर कैसे पहुंच गया? आइए आज बंगाल की इस तबाही की अनकही कहानी खोलते हैं। इस दर्द को गहराई से महसूस करने के लिए हमें आज के इस धुंधले बंगाल से निकलकर उस सुनहरे अतीत में जाना होगा जो इतना शानदार था कि उसे याद करके आज का सच और भी ज्यादा चुभता है। कल्पना कीजिए 17वीं और 18वीं सदी के उस दौर की गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों पर बसा ये राज्य व्यापार, हथकरघा और वस्त्र उद्योग में पूरी दुनिया का बेताज बादशाह था। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त पूरे एशिया से एक्सपोर्ट होने वाला 80% कच्चा रेशम सिर्फ बंगाल से आता था? ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद के रेशम के चर्चे मार्को पोलो से लेकर हर यूरोपीय यात्री की जुबान पर थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बेनियर ने तो यहाँ तक लिखा था कि 17वीं सदी का बंगाल मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध था। मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन की रिसर्च बताती है कि उस दौर में ग्लोबल जीडीपी में अकेले बंगाल का हिस्सा 12% था। बंगाल की मलमल का जादू ऐसा था कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा से लेकर रोमन रानियां तक इसे पहनती थीं। यहाँ के जहाज निर्माता इतने उन्नत थे कि अंग्रेजों को भी अपनी नेवी बनाने के लिए बंगाल के डिजाइन्स कॉपी करने पड़े थे। और बात सिर्फ व्यापार की नहीं थी, शिक्षा और समाज सुधार में ये राज्य बाकी दुनिया से 1 सदी आगे चल रहा था। 1817 में बना हिंदू कॉलेज पूरे एशिया का पहला मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी जिसने भारत को पहला एमए, पहला पीएचडी और पहला डॉक्टरेट दिया। जब देश के बाकी हिस्सों जैसे यूपी, बिहार या राजस्थान में समाज सुधार पहुंचने में 100 साल लग गए, तब बंगाल में 1850 के दशक में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह होने लगे थे। राजा राम मोहन राय ने 1829 में ही सती प्रथा को बंद करवा दिया था। विज्ञान हो या आजादी की लड़ाई, बंगाल सबसे आगे था। सत्येंद्रनाथ बोस ने आइंस्टाइन के साथ काम किया और गॉड्स पार्टिकल हिग्स बोसोन में बोसोन नाम इसी बंगाली वैज्ञानिक का है। जगदीश चंद्र बोस ने मार्कोनी से भी 2 साल पहले 1895 में रेडियो वेव्स ट्रांसमिट कर दिए थे। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने पूरे ब्रिटिश एम्पायर का सबसे मुश्किल आईसीएस एग्जाम दिया, 4थी रैंक लाए, लेकिन देश की आजादी के लिए उन्होंने वो प्रेस्टिजियस नौकरी भी ठुकरा दी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भी ये भारत का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट था। पूरे भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% अकेले बंगाल से आता था। हावड़ा को उस वक्त पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। टाटा स्टील, बाटा, आईटीसी, हिंदुस्तान मोटर्स, इन सभी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यहीं होती थी। 1951 में भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर में खुला। 1960 तक बंगाल का नेशनल जीडीपी में 10.5% का योगदान था और इसे एक आइडियल मॉडल माना जाता था। लेकिन 1967 के एक भयंकर अनाज संकट ने सब कुछ हिला दिया। जनता सड़कों पर उतर आई और बंगाल में पहली बार कांग्रेस चुनाव हारी। यहीं से शुरू हुआ बंगाल की तबाही का वो खौफनाक अध्याय जिसने इस राज्य को दशकों पीछे धकेल दिया। 1968 में मशहूर अभिनेता अशोक कुमार दादा मुनि अपने जन्म स्थान पर परफॉर्म करने आए थे। तभी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता वेन्यू में घुस गए, लोगों को मारा गया, महिलाओं का बलात्कार हुआ और लाशें सड़कों पर बिछ गईं। इसी दौर में देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक आदित्य बिड़ला के साथ राइटर्स बिल्डिंग के सामने बदसलूकी की गई। उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें सड़क पर अंडरगारमेंट्स में करीब 500 मीटर तक पैदल चलना पड़ा।
उन्होंने उसी दिन बॉम्बे की फ्लाइट पकड़ी और अपने सारे इन्वेस्टमेंट वापस खींच लिए। 1977 में जब सीपीआईएम पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई तो उन्होंने हड़ताल को बंगाल की संस्कृति बना दिया। 1980 के दशक में यहाँ हर साल औसतन 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स होती थी। बाटा, हिंदुस्तान मोटर्स जैसी कंपनियां धीरे धीरे बंगाल छोड़कर जाने लगी। उनका नारा था, कंप्यूटर खाबे ना, लोग खाबे। जब पूरा इंडिया आईटी क्रांति की तैयारी कर रहा था तब बंगाल इसे ठुकरा रहा था। ये आईटी हब बनने का ऑफर बाद में बेंगलोर के पास गया। 34 सालों के इस लाल शासन में 28,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई। ये आंकड़ा पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद से भी ज्यादा है। एक पूरी जनरेशन का भविष्य सिर्फ आइडियोलॉजी के चक्कर में बर्बाद कर दिया गया। ब्रिलियंट बंगाली प्रोफेसर्स राज्य छोड़कर चले गए क्योंकि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि मार्क्सिस्ट पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। 2011 आते आते बंगाल का जीडीपी योगदान 10.5% से गिरकर 6.5% रह गया था। 34 साल की हिंसा, वामपंथी शासन और बेरोजगारी से बंगाली पूरी तरह टूट चुके थे। तभी बदलाव के लिए सड़कों पर उतरी हवाई चप्पल और सफेद साड़ी पहने एक महिला, ममता बनर्जी। 1990 में हाजरा जंक्शन पर वामपंथियों ने उनके सिर पर इतनी जोर से लाठियां मारी कि वो खून से लथपथ होकर 1 महीने अस्पताल में रहीं। उन्होंने शपथ ली कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी, राइटर्स बिल्डिंग में कदम नहीं रखूंगी। 2006 में उन्होंने सिंगूर में टाटा के नैनो प्लांट के लिए किसानों की जमीन छीने जाने के खिलाफ 21 दिन का अनशन किया। नंदीग्राम में जब पुलिस ने गोलियां चलाईं और 141 लोग मारे गए, तब भी वो मैदान में डटी रहीं। अंततः रतन टाटा को अपना प्रोजेक्ट समेटकर गुजरात जाना पड़ा। 2011 में जब ममता बनर्जी ने वामपंथियों के 34 साल पुराने किले को ढहा दिया और मुख्यमंत्री बनी, तो पूरे बंगाल की आंखों में एक ही सपना था, अब सब बदल जाएगा। लेकिन जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सत्ता बदल गई, लेकिन सिस्टम बिल्कुल वैसा ही रहा। सीपीआईएम के जो गुंडे पहले लाल झंडा उठाते थे, अब उन्होंने अपनी जान बचाने और पावर में रहने के लिए टीएमसी का झंडा थाम लिया। कट मनी का एक ऐसा खौफनाक सिंडिकेट शुरू हुआ जहां गरीब के पीएम आवास योजना के पैसे से लेकर मनरेगा की मजदूरी और यहां तक कि किसी के मरने पर अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाले 2000 रुपयों में से भी टीएमसी के लोकल नेता का 200 रुपए का हिस्सा तय होता था। शारदा चिटफंड घोटाले में 17 लाख आम लोगों का पैसा डूब गया। 200 से ज्यादा लोगों ने जान दे दी। एसएससी रिक्रूटमेंट घोटाले में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ कर बिना मेरिट के नौकरियां बांटी गईं। टीएमसी नेता पार्था चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए कैश और भारी मात्रा में सोना मिला। हाईकोर्ट को एक झटके में 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियां रद्द करनी पड़ी। उन युवाओं की जिंदगी का क्या जिन्होंने सालों तक दिन रात पढ़ाई की थी? और जिस तानाशाही को हटाने के लिए ममता बनर्जी आई थी, उन्होंने खुद वही तानाशाही शुरू कर दी। सत्ता में आने के महज 1 साल के अंदर जाधवपुर यूनिवर्सिटी के एक 60 साल के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवा दिया गया क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पर ममता बनर्जी का एक कार्टून शेयर किया था। उन्हें लाइव टीवी पर माओवादी तक कह दिया गया। लेकिन इन सबसे भी बड़ा घाव तो तब मिला जब उस राज्य में महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ हुआ, जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गों ने सालों तक स्थानीय महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाकर उनके साथ जो दरिंदगी की, वो सुनकर रूह कांप जाती है। और फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज का वो मामला, जहां 36 घंटे की ड्यूटी के बाद आराम कर रही एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसके लिए शब्द कम पड़ते हैं। अस्पताल प्रशासन ने माता पिता से कहा कि ये सुसाइड है और रातों रात क्राइम सीन पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। ममता बनर्जी जो खुद सिस्टम से लड़कर आई थी, आज उसी सिस्टम का क्रूर चेहरा बन चुकी हैं। आरजी कर मामले के बाद तो हद ही हो गई जब राज्य की मुख्यमंत्री, जो खुद गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अपनी ही सरकार से न्याय मांगने के लिए सड़कों पर रैली निकाल रही थी। ये देखकर लोगों को समझ नहीं आया कि इस पर हंसा जाए या रोया जाए। हाँ, ये सच है कि कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी 70 से ज्यादा वेलफेयर योजनाओं ने ड्रॉप आउट रेट कम किया है और महिलाओं को हर महीने चंद रुपयों की मदद दी है। 2 रुपए किलो चावल ने लाखों परिवारों को राहत दी है। लेकिन क्या इन पैसों से गरीबी खत्म होती है? नहीं,
इससे सिर्फ गरीबी मैनेज होती है। आज बंगाल का पढ़ा लिखा युवा अपनी डिग्री लेकर दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु की तरफ भागने को मजबूर है, क्योंकि उसके अपने राज्य में न कोई इंडस्ट्री बची है, न कोई नौकरी और न ही कोई भविष्य। जो बंगाल कभी पूरे भारत को रास्ता दिखाता था, आज वो खुद अपने लिए एक रास्ते की तलाश में अंधकार में भटक रहा है। जिस तानाशाही के खिलाफ ममता बनर्जी कभी लड़ी थीं, आज उन्हीं की सरकार उसी रास्ते पर चलकर लोकतंत्र को खोखला कर रही है। क्या बंगाल का वो सुनहरा युग कभी वापस लौट पाएगा, या फिर सियासत की ये दीमक इसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी? ये सवाल आज सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे देश का है।